उसके बाद आते हैं हम मगध रीजन में कौन कौन सी डायनेस्टीज रह चुकी हैं। उनमें सबसे पहले आती है नंद डायनेस्टी, ruled Magad during the 5th and 4th century BC. The first Nanda, the Mahapad Nand, has been described as the destroyer of Kshatriyas. तो ये आप याद रखिएगा, ये एक टाइटल है इस रूलर का। जो महापद नंद था, इन्होंने काफी सारे क्षत्रियों को इसने हराया होगा, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय। सीधे सीधे आपसे पूछ लेंगे विच रूलर इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय, नीचे आपको ऑप्शन होगा, उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा महापद नंद। ही डिफीटेड इक्ष्वाकु डायनेस्टी, पांचाल, काशी, हया एंड कलिंगा, इतने सारे लोगों को, इतने सारे किंगडम्स को उन्होंने हरा के और अपना एक्सपैंड किया था। died at the age of 88. He ruled the bulk of the period which last 100 years. तो नंद डायनेस्टी है वो 100 years तक चली, और जो महापद नंद है उनका रूल रहा 88 years तक। At its greatest extent, the Nanda empire extended from Bihar to Bengal in the west. Was conquered by Chandragupta Maurya, who founded the Maurya empire. और ये देखिएगा लास्ट नंदा डायनेस्टी का रूलर था धनानंद। अब आते हैं मौर्यन डायनेस्टी के। ये कब से कब तक? 322 से 185 BC तक। इन द ईयर 323 BC चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम, चंद्रगुप्त तो पहला रूलर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम द न्यू एम्परर ऑफ द मगध। हिज ग्रैंडसन अशोक द ग्रेट created the statue of 4 lions at the Sarnath, which has been taken as national symbol by government of independent India. ये आपको पता है। द अशोकन पिलर्स पेट्रोग्राफी आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं ये अशोकन पिलर्स? ये आपको ध्यान में रखना है। सारनाथ में, प्रयागराज में, मेरठ में, कौशाम्बी में, सिंकासिया में, और बस्ती में, और मिर्जापुर में। ऑल दी सिटीज इन उत्तर, और ये सारे सिटीज कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा। डेथ ऑफ अशोक लेड टू द डाउनफॉल ऑफ मगध डायनेस्टी, और जितने भी पिलर्स हैं ये कहाँ से बने लाए गए हैं? ये जो चुनार जगह है वहां से ये सारे स्टोन्स लाए गए हैं। एट इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट द एम्पायर स्ट्रेच टू द नॉर्थ अलॉन्ग द नेचुरल बाउंड्रीज यहाँ ऑफ द हिमालयास, टू द ईस्ट स्ट्रेचिंग इन टू वॉट इज नोन एज आसाम, और वेस्ट में जाके मॉडर्न पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इंक्लूडिंग द मॉडर्न हेरत एंड कांधार प्रोविंस। तो ये भी सवाल पूछते हैं कि जो आपका अफगानिस्तान रीजन था, अफगानिस्तान रीजन में कांधार हो गया, हेरत हो गया, क्या वो मौर्यन एम्पायर के अंडर था कि नहीं? आपको ये सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, और उसका एम्पायर के बारे में आगे और देखते हैं। और उसमें हिमालय से लेके आसाम और आपका अफगानिस्तान और इंडिया का सेंट्रल और सदर्न रीजन जो थे, वहाँ पे जो बिंदुसार जो सेकेंड किंग था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, उन्होंने एक्सपेंड किया था। बट इट एक्सक्लूडेड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अनएक्सप्लोर्ड ट्राइबल एंड फॉरेस्टेड रीजन नियर कलिंगा। तो सारा रीजन कॉन्कर कर लिया सिवाय कलिंगा के। लास्ट रूलर ऑफ मगध डायनेस्टी वॉज बृहदर्थ, who was assassinated by his chief commander पुष्यमित्र शुंगा in 185। तो जो लास्ट रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी का, बृहद्रथ, उसको असैसिनेट किया था उसके कमांडर इन चीफ ने, जो कि जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा 185 BC में, और इन्होंने ही अगली डायनेस्टी फिर शुरू की थी। पुष्यमित्र ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ द मगध इन पतंजलि's महाभाष्य। It is mentioned that the Saket, Ayodhya, was also surrounded by Yavans. The Yavan attackers led by the Meander and his brother conquered the region of the Kathiawar, Sankal and Mathura and forcibly arrived at the Ganga Valley area. They were challenged and defeated by Vasumitra and the grandson of Pushyamitra. तो जो पुष्यमित्र शुंगा है उसके कंटेम्प्रेरी कौन थे? पतंजलि थे, जो सेज हैं, और उन्होंने उनका कौन सा लिटरेचर में मेंशन होता है इनका? उसका नाम है महाभाष्य। और उसमें कौन सी जगह का मेंशन होता है? साकेत है, जिसको जो आज के समय में अयोध्या कहलाती है। अब देखते हैं मौर्य एम्पायर के बाद आती है शुंगा डायनेस्टी। Magad dynasty that controlled north central and eastern India as well as part of the northwest
फ्रॉम अराउंड 180, ये पीरियड याद रखिएगा, 185 टू 73 BC, established आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्य एम्पायर। तो स्टोरी ऐसी है कि मौर्य एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को कॉन्कर किया था, डेक्कन तक और उसके कुछ सदर्न रीजन्स तक, वेस्ट में अफगानिस्तान तक किया था, ईस्ट में आसाम तक किया था। तो एक बहुत पावरफुल किंगडम था। लेकिन अशोका की डेथ के बाद कोई भी था नहीं जो इस पूरे किंगडम को अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाए। तो जितने भी छोटे छोटे रीजनल पावर्स थी वो फिर अपनी इंडिपेंडेंस को एक्वायर करने लगी, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने लगी। तो जो पहले एक यूनिफाइड किंगडम था वो अब छोटे छोटे हिस्सों में फ्रैगमेंट होने लगा। तो जो बिहार वाला एरिया जो फ्रैगमेंट हुआ, अलग हुआ, वहां पे आ गई शुंग डायनेस्टी। और बाकी जगहों पे भी कौन कौन सी डायनेस्टी आई थी हम वो आगे देखेंगे। द कैपिटल ऑफ शुंगा वॉज पाटलिपुत्र। शुरुआत में ये याद रखिएगा कैपिटल्स अलग अलग डायनेस्टी के। लेटर किंग सच एज बाघभद्र हेल्ड कोर्ट एट विदिशा, दैट इज मॉडर्न बेसनगर इन ईस्टर्न मालवा। तो उनका शुरुआत का कैपिटल था पाटलिपुत्र, जो कि बाद में विदिशा में आ गया। ऑल द वेरी मच इजंट नोन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड द वर्क्स ऑफ पतंजलि कलर्ड नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसी पीरियड में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ और जो अलग अलग संस्कृत लिटरेचर है जैसे पतंजलि का महाभाष्य वो डेवलप हुआ। बिकेम द रूलर ऑफ मगध एंड द नेबरिंग टेरिटरीज, extended up to the Narmada in the south, controlled Jalandhar and Sialkot in Punjab in the northwest region and the city of Ujjain in central area। तो ये था इस एम्पायर का पूरा एक्सटेंट। और जो काबुल वैली वाला जो एरिया था जो पहले मौर्यन डायनेस्टी का अफगानिस्तान में आता था, वो किसके हाथ में आ गया? इंडो ग्रीक्स के हाथ में। और जो डेक्कन वाला जो मौर्यन रीजन था, मौर्यन एम्पायर था, वो फ्रैगमेंट होके किसके अंडर आ गया? सातवाहन के डायनेस्टी के अंडर आ गया। और जो पुष्यमित्र शुंगा थे उनकी डेथ के बाद किसने सक्सीड किया? उनका जो पुत्र था अग्निमित्र। और जो अग्निमित्र है इज द हीरो ऑफ अ फेमस ड्रामा बाय वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट प्ले राइट कालिदास। और तो ऐसा है कि कालिदास ने एक प्ले लिखा था मालविक अग्निमित्र। मालविक अग्निमित्र। तो ये जो प्ले लिखा था, कालिदास ने कुछ प्लेस लिखे हैं, उनमें से ये एक प्ले था। और इस प्ले का जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन हीरो है, वो कौन है? शुंगा डायनेस्टी का जो सेकंड सक्सेसर है अग्निमित्र। ये उसके बाद कानव डायनेस्टी आती है। was set up in the Magad in the place of Shung dynasty and the life of former was only 45 years तक ये डायनेस्टी रही है। came to end in 28 BC by Simukh, the founder of आंध्रा और सातवाहन डायनेस्टी। तो ये जो डायनेस्टी थी मगध एरिया में ही आई थी, ईस्टर्न यूपी वाले ही एरिया में आई थी। बहुत कम समय के लिए डायनेस्टी ये चली थी, 45 ईयर्स की थी ये, और 28 BC में खत्म हो गई थी। इसको खत्म किसने किया था? सिमुक ने किया था। और सिमुक कौन था? जो सातवाहन डायनेस्टी थी, जो कि डेक्कन वाली जो डायनेस्टी थी उसका रूलर था। कॉइन्स यहाँ पे पाए गए हैं इन एक्सकेवेशन हैव इंडिकेटेड दैट एंटायर उत्तर प्रदेश was ruled by Shung dynasty in the first BC or even thereafter। तो कानव से आने के पहले जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का रीजन था वो शुंग डायनेस्टी के अंडर होता था। This was the time when the Shaka of the Central Asia focused their attention to India। और कानव डायनेस्टी के बाद, शुंग डायनेस्टी के बाद जो इंडो ग्रीक्स हो गए, सातवाहन हो गए, और अब उनके साथ साथ कुछ शाका जो हो गए वो भी सेंट्रल एशिया के ट्राइब थे। फ्रैगमेंटेशन का फायदा उठाने के लिए जो पॉलिटिकल वीकनेस थी, लैक ऑफ यूनिटी थी, और जो वीकनेस थी ओवरऑल पूरे एम्पायर में, उसका एडवांटेज लेने के लिए और भी सेंट्रल एशिया की ट्राइब्स आई थी। शाकाज आई थी, उनमें प्रतिहा पार्थियंस थे। started their invasion in North India till the advent of the 1st century। It was in 40 BC invasion of the Kushans started in the India and they were succeeded in establishing rule from Central Asia to Sindhu river and gradually conquered whole of North India। तो मौर्य एम्पायर के बाद एम्पायर जो है काफी वीक हो गया।
काफ़ी सारे अलग अलग डायनेस्टीज छोटी छोटी जगह पे इस्टेब्लिश हो गई। नॉर्थ वेस्ट में और इन्वेडर्स आ गए, जैसे साका हो गए, पार्थियन हो गए, और जैसे कुषाण हो गए। आपके बिहार साइड में अलग अलग डायनेस्टीज आ गई इंडिया की ही, जैसे शुंग डायनेस्टी है, कानव डायनेस्टी है, और साउथ में सातवाहन डायनेस्टी है। तो ये पूरा प्रोसेस रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं आखिरी में जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स आते हैं, शाका हो गए, कुषाण हो गए, पार्थियन हो गए, उनमें सबसे पावरफुल होता था कुषाण एम्पायर, जिसका एम्पायर जिन्होंने यहाँ पे आके फिर से एक यूनाइटेड एम्पायर उन्होंने क्रिएट किया। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर फ्रॉम कुषाण वॉज कनिष्क। Some scholars were of the view that the coronation of Kanishk took place in 78 AD. He ruled between 120 and 124 144 AD. तो ये वाला पीरियड रहा है अराउंड 1 AD से लेके आपका 3 AD तक रहा है कुषाण डायनेस्टी का पीरियड। हिज कैपिटल वॉज पौरुषपुर और पेशावर, एंड गांधार, कश्मीर एंड रीजन्स ऑफ द सिंधु एंड गंगा वर पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। तो इनका कैपिटल पेशावर में था, आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन में था, लेकिन पूरा जो एम्पायर था उसमें आपका इंडस वाले रीजन आते थे और गंगा वाले रीजन्स आते थे, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता था। आफ्टर द डेथ ऑफ कनिष्क हिज सन हुविष्का टुक द रेन ऑफ रूल एंड देयर आफ्टर हिज सन्स वासुदेवा, ये उसके और सक्सेसर्स रह चुके हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ वासुदेवा कुषाण एम्पायर स्टार्टेड शोइंग साइंस ऑफ डिक्लाइन। उसके बाद कुषाण पीरियड के बाद उत्तर प्रदेश में मेजर एक एम्पायर आता है आपका गुप्ता एम्पायर। Gupta dynasty came into the existence in the 4th century, which paved the way for political unity in India and rule the dynasty for almost 2 centuries, brought peace and prosperity in Madhya Desh. तो कुषाण एम्पायर जो आया था, उन्होंने एक यूनिटी स्टैब्लिश करी थी। आपका ऑलमोस्ट उज्बेकिस्तान से लेके आपका मथुरा तक का रीजन सिर्फ कुषाण एम्पायर का था। इसी पीरियड पे आपका काफ़ी ज़्यादा, इसी पीरियड में काफ़ी बुद्धिज़्म का प्रमोशन हुआ, बुद्धिस्ट काउंसिल इस्टेब्लिश किए गए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, स्कल्पचर का काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हुआ था कुषाण एम्पायर में। काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन्स अच्छी हाई क्वालिटी के मिले हैं कुषाण एम्पायर से अलग अलग जगहों पे। उत्तर प्रदेश में छोटा सा उत्तर प्रदेश का कुछ रीजन उनके अंडर था, और जब कुषाण एम्पायर जो है वीक हो गया, जैसा मौर्य एम्पायर में हुआ था वीकेंड होने के बाद, फिर से अलग अलग हिस्से होने लगे पूरे एम्पायर के। हर हिस्से में जो राजा हुआ करता था वो अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करता था। वैसे ही जब कुषाण एम्पायर वीक हो गया तब फिर से ये होने लगा। उसके बाद जो एक रीजनल एम्पायर था गुप्ता एम्पायर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावर गेन करी और फिर से पॉलिटिकल यूनिटी इस्टेब्लिश कर दी इंडिया में। Ruled by members of the Gupta dynasty from around 320 to 550 CE and covered most of the North India regions presently in the nation of Pakistan, now what is known as Western and India and Bangladesh. ये पूरा रीजनल एक्सटेंट था गुप्ता एम्पायर का। Referred to as the golden age of India in science, mathematics, astronomy, religion and Indian philosophy. तो इन रीजन्स में आपने अक्सर पढ़ा होगा कि अलग अलग लिटरेचर्स आते हैं, वो लिटरेचर्स आपके जानने के लिए ज़रूरी हैं, उनको आप ज़रूर एक बार रीड कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज में जो डेवलपमेंट हुआ है और कई सारे बुद्धिस्ट लैंग्वेज में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में डेवलपमेंट हुआ है, सबसे ज़्यादा वो गुप्ता एम्पायर में किया गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा कल्चरल रिचनेस थी उस पीरियड में, इतना ज़्यादा कल्चर को प्रमोशन मिलता था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रमोशन मिलता था, इसलिए उसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। गुप्ता पीरियड में ही आपका टेम्पल बिल्डिंग शुरू होती है, जो इसको हम नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग कहते हैं, वो आपकी स्टैब्लिश होती है गुप्ता पीरियड से। द पीस प्रोस्पेरिटी क्रिएटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गुप्ता इज एनेबल्ड परसूट ऑफ आर्टिस्टिक एंडेवर्स। तो यहाँ पे और साइंस में और के मैथ्स में क्या क्या हुआ, जैसे डेसिमल न्यूमरल सिस्टम आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आ गया यहाँ पे, ठीक है। एंड उनके अलावा चाइनीज अलग अलग ट्रैवलर्स आए, चाइनीज ट्रैवलर आई सिंह हैं, उन्होंने पहला एविडेंस दिया था गुप्ता किंगडम का इन मगध में। वो 672 CE में आए थे एंड हर्ड ऑफ द महाराजा श्रीगुप्त हु बिल्ट अ टेम्पल फॉर
चाइनीज पिलग्रिम्स। तो यहाँ पे भी एक ऐसा सवाल बन सकता है, विच गुप्ता रूलर बिल्ड टेम्पल फॉर चाइनीज पिलग्रिम्स। उनमें आप लिखें, करेक्ट आंसर है श्रीगुप्त। ये श्रीगुप्त जो है उनके कंटेम्प्रेरी कौन सा ट्रैवलर था? ये श्रीगुप्त है, उनका किस ट्रैवलर ने मेंशन किया था? तो आई थिंक हो गया। After decline of the Gupta dynasty, the power of decentralized for some limited period. There was a rule of Makhori of Kannauj in the vast expanse of मध्य देश। तो गुप्ता का डायनेस्टी के बाद मखौरी डायनेस्टी आती है आपके कन्नौज एरिया में। द मोस्ट लाइकली डेट फॉर द रेन ऑफ द श्रीगुप्त इज 242 280 CE। हिज सक्सेसर, दूसरा गुप्ता रूलर कौन था? घटोत्कच था इनका सक्सेसर, जिन्होंने इस पीरियड में रूल किया। और उनके अलग अलग जो गुप्ता इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन में ये एक शब्द मिलता है महाराज, जो कि घटोत्कच को रेफर करने के लिए यूज होता है। और जो रूलर हैं चंद्रगुप्त वन, उन्होंने अपना डोमिनियन सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किया था, और उन्होंने मैरिटल पॉलिसी अपनाई थी किसके साथ? किस किंगडम के साथ? लिच्छावी किंगडम के साथ। आफ्टर बिगनिंग ऑफ द 4th century of the Gupta established, the Gupta established and ruled a few small Hindu kingdoms in Magad and around modern day उत्तर प्रदेश। तो 4th century के बाद या उनके डिक्लाइन के बाद क्या हुआ? छोटे छोटे किंगडम्स ही एडमिनिस्टर हुआ करते थे। उसके बाद हर्ष एम्पायर आता है। किंग Grihavarman was defeated by Devgupta of the Malwa and assassinated in Itta Itta. Subsequently, the minister of Grihavarman handed over the reign to Harshvardhan, the king of Thaneswar। ठीक है, जो हर्षवर्धन है कौन से किंगडम का किंग था? थानेश्वर रीजन से था और वहां का किंग था। As a consequence to coronation of the Harshvardhan, the dynasty of Thaneshwar and Kannauj amalgamated. Kannauj became a prominent city of North India, and for centuries together its glory perpetuated, only comparable to Patliputra once upon a time। तो वहां का जो सेंटर हो गया, जो हर्ष का जो एम्पायर था उसका सेंटर क्या था? कन्नौज था। और कौन सा चाइनीज ट्रैवलर जो है डिस्क्राइब किया है? ह्यून सांग ने यहाँ पे विजिट किया और डिस्क्राइब किया। ह्यून सांग खुद एक बुद्धिस्ट था, जिसने अलग अलग सेरेमनीज करवाई थी इनके पैट्रोनेज में। हैज डिस्क्राइब द ग्लोरी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ कन्नौज इन ब्यूटीफुल टर्म्स। कन्नौज का डिस्क्रिप्शन कौन से चाइनीज ट्रैवलर ने दिया है? ह्यून सांग ने दिया है। After Harshvardhan, there was again political instability in North India. It is difficult to put on record any congruous and consistent history of that period on the basis of material available। तो गुप्ता एम्पायर के हर्ष के पीरियड के बाद ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो जो हर्षवर्धन जो किंग था 606 से 647 AD में राजा था। He was an Indian emperor who ruled North India for over 40 years। He was the son of Prabhakar Vardhan and younger brother of Rajyavardhan, king of Thaneswar। At the height of his power, his kingdom expanded। कहाँ तक रीजन था हर्षवर्धन के किंगडम का? बंगाल, पंजाब, ओडिशा और एंटायर ऑफ द नर्मदा रिवर तक था। After the downfall of the Gupta Empire in the middle to 6th century CE, North India reverted back to small republics and small monarchical states। Harsh united small republics from Punjab to central India and they at an assembly crowned Harsh king। तो गुप्ता पीरियड जब फ्रैगमेंट हो गया फिर से गुप्ता डायनेस्टी के बाद, तो फिर से काफी सारे वॉर्स छोटे छोटे किंगडम के बीच में एस्टैब्लिश हुए। तो उसमें हर्षवर्धन ने सबको यूनाइट किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। द प्रतिहार वर एन इंडियन डायनेस्टी दैट रूल्ड अ लार्ज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 6th to 11th century। तो हम एंशियंट इंडिया के उत्तर प्रदेश की एंशियंट इंडिया के थोड़ा आगे एंड में आते आते कौन सी डायनेस्टी आती है? प्रतिहार डायनेस्टी। ये ईयर है डायनेस्टी के रूल का। इनको हम लोग गुर्जार प्रतिहार भी कहते हैं कॉमनली इन द लेट इंस्क्रिप्शन। वन ऑफ द अग्निकुल क्लैंस ऑफ द राजपूत। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है यहां से, कौन सी डायनेस्टी है जो कि अग्निकुल राजपूत के अग्निकुल क्लैन को बिलोंग करती थी? उसका आंसर है
गुर्जार प्रतिहार या फिर प्रतिहार डायनेस्टी, अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड गिवन इन लेटर मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो ने जो लिटरेचर लिखे हैं उसमें कौन सी डायनेस्टी का मेंशन है? प्रतिहार डायनेस्टी। गुर्जार प्रतिहार डोमिनेटेड द एंटायर 9th and 10th century in India. They were defeated by Mahmud Ghaznavi in the year 1818 to 1819. तो इस पीरियड में गुर्जार प्रतिहार ने रूल किया एंड वो 9th और 10th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में रूल करते थे एंड उनका जो डिफीट हुआ महमूद गजनवी के हाथों पे हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में एंशियंट इंडिया से रेलेवेंट ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारी डायनेस्टीज उत्तर प्रदेश में एंशियंट इंडिया में रूल करी एंड ये उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जो कि आपको प्री के लिए काफ़ी रेलेवेंट थे। आप इनका नोट्स बना सकते हैं और रिवीजन के टाइम पे आप इस वीडियो को फिर से देख भी सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कुछ भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।